हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम लोग अपने चैनल के ऊपर वेक्टर्स के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं और उस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी प्लाज्मिड्स के बारे में बात कर रखी है। उसके अलावा हम लोगों ने बैक्टीरियोफेजेस को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब आज की डेट में हम बैक्टीरियोफेजेस का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहला आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो है लैम्डा फेज वेक्टर्स। लैम्डा फेज वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, कॉस साइट किसे कहते हैं, कनकैटमर्स किसे बोलते हैं, कितना वो वेक्टर का साइज़ लेकर के चल सकता है, आई मीन टू से वेक्टर का साइज़ कितना है, कितना जीन ऑफ इंटरेस्ट वो लेकर के चल सकता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे ऐड किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में ये लेक्चर आपको समझ में आएगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका लैम्डा फेज वेक्टर कैरी कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं बैक्टीरियोफेजेस के बारे में। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या हुआ करते थे? बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते थे, बैक्टीरियोफेजेस वर वायरसेस, ऐसे वायरसेस थे जो कि बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते थे और लेटर ऑन बैक्टीरिया के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना डालते थे और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तो कहना गलत होगा, जीनोम अपना इंसर्ट करवाते थे बैक्टीरिया के अंदर और फिर वो जीनोम बैक्टीरिया की पूरी मशीनरी को टेक ओवर कर लेता था और लेटर ऑन क्या होता था, बैक्टीरिया की लाइसिस हो सकती थी। इस तरीके की कुछ बात हमने देखी थी बैक्टीरियोफेजेस के अंदर। अब बैक्टीरियोफेजेस में ही एक है आपका लैम्डा बैक्टीरियोफेज। तो उसी को अगर हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल करें, वेक्टर का मतलब एक ऐसा सोर्स इस्तेमाल करें जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सके इनसाइड अ बैक्टीरिया। भाई ऐसे तो आप बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा नहीं सकते। यहाँ पे हम एक वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मदद से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस बैक्टीरिया के अंदर पहुँच जाए। यहाँ पे हमें ज़्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इस वायरस का तो काम ही है इन्फेक्शन कॉज करवाना बैक्टीरिया के अंदर। तो ये बैक्टीरिया को अटैक खुद ब खुद करता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी ट्रांसफ़र कर देता है अपने जीनोम के साथ, क्योंकि इसको अपना जीनोम तो ट्रांसफ़र करना ही करना है बैक्टीरिया के अंदर। तो अपने जीनोम के साथ साथ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने इसके जीनोम में इंसर्ट किया था वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है इस बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, ये एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर ये लैम्डा फेज सपोज करिए आके इस तरीके से बैठा हुआ है। अब इसके अंदर जो इसका जीनोम होगा वो अपने जीनोम को सीधे इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाता है। अब इसका जो जीनोम होगा वो इस बैक्टीरिया के सेल्यूलर मशीनरी को टेक ओवर करेगा और उसके बाद ये बैक्टीरिया उसी तरीके से एक गुलाम की तरीके से काम करेगा और वैसे ही काम करेगा जैसा इस वायरस का जो जीनोम यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक उसी तरीके से ये काम करना शुरू करेगा। तो अगर हम चालाकी से इस वायरस के जीनोम के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पैक करा दें तो हमारा भी जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यही हमारा एम है। अच्छा, तो अब जल्दी से देखते हैं कि ये जो लैम्डा फेज है, जिसको हम लैम्डा फेज बार बार बोल रहे हैं, तो लैम्डा फेज का जो जीनोम का साइज़ होता है वो कितना होता है? तो लैम्डा जीनोम का जो साइज़ है वो 48502 बेस पेयर के अराउंड होता है। अब अगर इसको आप किलो बेस पेयर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 48.5 किलो बेस पेयर के आसपास हो जाएगा। ये हो गया इसका साइज़, लैम्डा जीनोम का साइज़। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि जो जीनोम का साइज़ होता है किसी भी वेक्टर का, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप चूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर को। अब वेक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्लाज्मिड हो सकता है, इसके अलावा फेज वेक्टर्स हो सकते हैं, उसके बाद बैक हो सकते हैं, याक हो सकते हैं, तमाम तरीके के वेक्टर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जब आप चूज़ करने जाते हैं कि वेक्टर हमें कौन सा इस्तेमाल करना है अपने काम के लिए, तो उस पर चूज़ करते समय जो वेक्टर का साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर अपने काम के लिए लोग छोटे साइज़ का वेक्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आई मीन जब आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वेक्टर्स बने हुए हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर रेगुलर वर्क कर रहे हैं हम लैब का तो उसमें ज़्यादातर लोग छोटे साइज़ का वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। कम साइज़ के वेक्टर के साथ खासियत क्या है? अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, पहले मैं इसको रब करता हूँ। यस, तो अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, जो छोटे साइज़ का वेक्टर होगा उसके पास ज़्यादा स्पेस होगा कि वो आपके ज़्यादा बड़े जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता होगा।
ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बताऊं कि ये इस फेज का हेड है, ठीक है, ये एच फेज का हेड है। अब इस फेज के हेड के अंदर ही फेज का जो जीनोम होता है वो रहता है। तो ये क्या है, ये जीनोम है। तो जीनोम किसका, वायरस का। अब ज़रा सोचिए, अगर वायरस के खुद का जीनोम का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करने का जो स्पेस होगा या विंडो होगी वो बहुत कम होगी। और अगर किसी तरीके से इसका जीनोम का साइज़ कम हो जाए तो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, बड़े जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी जीनोम आप रख रहे हैं उस जीनोम को इसी वायरस के हेड के अंदर इनकॉर्पोरेट होना है। ये जो वायरस का जो हेड है, इसी वायरस के हेड के अंदर इस जीनोम को इनकॉर्पोरेट होना है। अगर ये बहुत बड़ा साइज हो जाएगा जीनोम का तो इस वायरस के हेड के अंदर इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो पाएगा। तो एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि हमें साइज ऑफ द जीनोम हमेशा छोटा लेना चाहिए ताकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर इंसर्ट हो वो बड़े साइज का हो। अभी इसके ऊपर आगे डिस्कशन होगा, ठीक। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं। जो ये वायरस का जो जीनोम होता है उसके अंदर किस किस टाइप के जीन्स पाए जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कंटेन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब आपको पता ही है प्लाज्मिड के अंदर भी हमने बात की थी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया, ओरी साइट। अब ये ओरी साइट का मतलब क्या हो गया, ये वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरी साइट। तो किसी भी वेक्टर के अंदर, अप्रोप्रिएट वेक्टर के अंदर ओरी साइट का होना ज़रूरी है। दूसरी बात देखिए, जीन्स फॉर हेड एंड टेल प्रोटीन, जीन्स फॉर हेड एंड टेल प्रोटीन। अभी आगे मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, जो इसका आई मीन टू से जो फेज का स्ट्रक्चर होता है उसको दिखाऊंगा। उसमें आप देखोगे कि हेड का पोर्शन और टेल का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वायरस के केस में। तो अगर वायरस को अपना स्ट्रक्चर बनाना है तो ऑब्वियसली उसके पास हेड के जीन्स भी होने चाहिए और तो और टेल्स के जीन भी होने चाहिए। इससे क्या होगा, वो हेड रीजन के प्रोटीन्स बनाएगा और टेल रीजन के प्रोटीन बनाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी इसके पास जीन्स होते हैं। नेक्स्ट, लाइसिस एंड लाइसोजेनी के लिए भी इसके पास जीन्स होते हैं। जल्दी से डिस्कस करते हैं कि लाइसिस और लाइसोजेनी क्या होती है। देखिए, दो तरीके की साइकिल्स होती हैं जो ये फेज वायरसेस ज़्यादातर करते हैं। एक होती है लाइटिक साइकिल और दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लाइटिक साइकिल में जो फेज वायरस होगा वो इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया से वो अपने मतलब के सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करवाएगा और फाइनली बैक्टीरिया की लाइसिस करके वहाँ से निकल के बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में लाइटिक साइकिल ही फॉलो हो, कई बार लाइसोजेनिक साइकिल भी फॉलो होती है। लाइसोजेनिक का मतलब क्या होता है, लाइसोजेनिक में जब जो फेज वेक्टर होगा वो इन्फेक्ट करेगा आपके बैक्टीरिया को। अब जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सीधे अंदर आएगा बैक्टीरिया के, लेकिन बैक्टीरियल मशीनरी को टेक ओवर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वायरस का जीनोम बैक्टीरिया के जीनोम में जाकर के इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि उसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। याद रखिएगा कि वायरस के जीनोम ने यहाँ पे बैक्टीरिया को टेक ओवर नहीं किया है, जाकर के जीनोम के साथ, बैक्टीरिया के जीनोम के साथ बस इंसर्ट हो गया है। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता जाएगा वायरस का जीनोम भी अपने आप मल्टीप्लाई करता जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन सालों तक रह सकती है। इस तरीके की साइकिल को हम लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। हो सकता है कभी लेटर ऑन ये लाइसोजेनिक साइकिल खत्म हो और ये स्विच कर जाए लाइटिक साइकिल के ऊपर, जिसमें अगेन सेम चीज़ होगी, बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी और वायरसेस निकल करके बाहर हो जाएंगे। लेकिन तो ये दोनों साइकिल्स के लिए जीन्स जो है वो अवेलेबल होते हैं फेज वेक्टर के अंदर। नेक्स्ट, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोट्रूडिंग एंड्स जो कि 12 बेस पेयर के होते हैं। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो ये आपका लैम्डा फेज वेक्टर है उसके साथ एक बहुत ही एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि उसके टर्मिनल्स पे, एंड्स पे कुछ ऐसे रीजन्स पाए जाते हैं जो प्रोट्रूडिंग होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, वो ओवरलैप, वो क्या होते हैं, वो बाहर से निकले हुए रहते हैं, प्रोट्रूडिंग रहते हैं।
ठीक, अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन्स होते हैं, प्रोट्रूडिंग एंड्स ऑफ 12 बेसेस, इनका जो साइज होता है वो 12 बेसेस का रहता है और कुछ इस तरीके का इनका जो सीक्वेंस होता है वो होता है। अब ये जो एंड्स होते हैं जिनको हम प्रोट्रूडिंग एंड्स बार बार बोल रहे हैं, ये एंड्स दोनों तरफ पाए जाते हैं, इधर भी पाए जाएंगे और इधर भी पाए जाएंगे। तो ये जो है ये जीन्स के बारे में बात हो गई कि कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं लैम्डा फेज के जीनोम में। चलिए अब आगे बात करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू बता रखा है कि आखिर ये जो वेक्टर होता है वो किस तरीके का नज़र आता है। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हेड रीजन है, हेड रीजन के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो टेल का पोर्शन है। 60 नैनोमीटर का पोर्शन होता है हेड का, 135 नैनोमीटर के आसपास का पोर्शन होता है टेल का। यहाँ पे देखिए एक मैप दिखाया गया है, जेनेटिक मैप ऑफ लैम्डा फेज जीनोम। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के जीन्स पाए जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन के जीन, टेल के जीन, हेड के जीन। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था उसी तरीके से यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो प्रोट्रूडिंग एंड्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे और इस जगह पे, तो आप देख सकते हैं बाकी तो ये पूरा का पूरा डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इस रीजन में और ये इस रीजन में यहाँ पे आपको कुछ प्रोट्रूडिंग एंड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्रोट्रूडिंग एंड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये 5 प्राइम एंड पे इधर भी है और 5 प्राइम एंड पे इधर भी है, कुछ प्रोट्रूडिंग एंड्स हैं। इसको हम कॉस साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस साइट। ये लैम्डा फेज के जीनोम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसका जो इस्तेमाल होता है वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में होता है। कैसे होता है वो अभी आगे देखेंगे, बट इतनी सी बात समझ में आई होगी कि ये कॉस साइट होती है और ये 12 बेस पेयर की होती है, दोनों एंड्स के ऊपर पाई जाती है और यहाँ पे बाकी सारे जीन्स तो इस तरीके से बीच में पाए जाते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जीनोम रिमेन्स लीनियर इन फेज हेड। क्या कहने का मतलब है, जो लैम्डा फेज था जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, यानी कि जो वायरस है, जब उसके अंदर जब तक जीनोम रहता है तब तक वो लीनियर फॉर्म में रहता है, एकदम लीनियर फॉर्म में रहेगा। इसके अलावा लेकिन जैसे ही वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ई कोलाई के अंदर जाएगा, वो सर्कुलर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही वायरस के अंदर जब तक अगर हम देखें, ये वायरस है, वायरस का मैंने हेड बनाया, हेड के अंदर आपने जीनोम अभी देखा था, वो किस तरीके का था, वो सर्कुलर था, लीनियर था। मान लीजिए ये लीनियर है, लेकिन जैसे ही वो ई कोलाई के अंदर जाएगा वो सर्कुलर शेप का हो जाएगा। कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने जैसे ही वो जाएगा वो सर्कुलर शेप का हो जाएगा, पहले वो लीनियर के शेप का था। इस तरीके की बात है। नेक्स्ट, सील्ड कोहेसिव एंड्स आर कॉल्ड एज कॉस साइट्स। अब आपको जानकारी है ना, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। एक्चुअली होता क्या है, मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊं या यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आप कॉस साइट्स हैं, है ना, जो अभी पीछे वाले डायग्राम में भी दिखाया था। दीज आर द कॉस साइट्स। अब ये कॉस साइट्स क्या होंगी, ये इस तरीके से जैसे ये फोल्ड होगा तो कॉस साइट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगी और कॉस साइट्स के मिलने से इस तरीके का सर्कुलराइजेशन हो जाएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो फॉर्म है, जो लीनियर फॉर्म है, ये वायरस के अंदर रहता है, ये वायरस के अंदर रहता है और सर्कुलर फॉर्म कहाँ रहता है, बैक्टीरिया के अंदर रहता है। कुछ इस तरीके की बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ और कॉस साइट्स की वजह से ये पैकेजिंग होनी पॉसिबल हो जाती है। इसी को बोल रहे हैं पैकेजिंग होना, क्योंकि ये कॉस साइट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 12 बेस पेयर की होती हैं, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बैठेंगी और जो जीनोम है वो सर्कुलराइज हो जाएगा। इस तरीके की कुछ बात है। ठीक, तो ये हो गया कॉस साइट्स। कॉस साइट्स जो है वो साइट ऑफ क्लीवेज होती हैं। अगर इसको वापस लीनियराइज होना है तो कॉस साइट पे कट होगा, ये वापस लीनियराइज हो जाएगा। अगर इनको वापस जोड़ना होगा तो ये वापस ऐसे करके आपस में जुड़ जाएंगी, सर्कल बन जाएगा। इस तरीके की कुछ बात है। नेक्स्ट, ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन पैकेजिंग, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ द मैच्योर फेज डीएनए इनटू फेज हेड्स। तो फेज हेड्स के अंदर पैकेजिंग करने के लिए इस तरीके की कॉस साइट की आवश्यकता पड़ती है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ये डायग्राम हमने देख लिया, अब आगे बात करते हैं। 2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, देखिए। यस, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स इन यूजिंग लैम्डा फेज एज वेक्टर। तो वैसे तो लैम्डा फेज बहुत बढ़िया है, लेकिन लैम्डा फेज को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं। उन 2 प्रॉब्लम्स को ज़रा समझिए। सबसे पहली प्रॉब्लम है, लैम्डा डीएनए साइज शुड बी बिटवीन 38 to 52 किलो बेस।
क्या मतलब है? लैम्डा जो जीनोम है उसका साइज कुल मिलाकर के इतने के बीच में होना चाहिए, 38 से लेकर के 52 किलो बेस के बीच में लैम्डा फेज का साइज होना, लैम्डा डीएनए का साइज होना चाहिए। नेक्स्ट, लैम्डा जीनोम कैन अकोमोडेट ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 kb ऑफ द डीएनए इंसर्ट। अब जिसके कारण क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है, जो फेज हेड है ना, जो वायरस का जो फेज हेड है उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो इससे ज़्यादा बड़ा डीएनए इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। 38 टू 52 किलो बेस का ही डीएनए वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है, इससे ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने की उसके अंदर क्षमता नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जीनोम का साइज़ कितना था, 48.5 के आसपास जीनोम का साइज़ ऑलरेडी था, यानी कि हमारे पास विंडो कितनी रह जाती है, आप लगभग बहुत कर देंगे तो 52 kb तक खींच ले जाएंगे, तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 kb की हमारे पास विंडो है, जो कि बहुत कम है। अगर इंसर्ट साइज आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो 3 kb की विंडो हमारे लिए काफ़ी कम है। तो ये एक प्रॉब्लम है लैम्डा फेज को एज अ वेक्टर यूज़ करने के लिए। तो यही चीज़ लिखी हुई है, द लैम्डा जीनोम कैन अकोमोडेट ऑलमोस्ट 3 kb ऑफ डीएनए इंसर्ट। अब कोई भी साइंटिस्ट चाहेगा कि हमारे पास ऐसा वेक्टर हो जहां पे हम ज़्यादा इंसर्ट साइज यूज़ कर सकें, तो इसका रिजोल्यूशन क्या है, डिलीट द सेंट्रल रीजन ऑफ द लैम्डा जीनोम। अब क्या कर सकते हैं, जो लैम्डा का खुद का जीनोम है उसमें जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जो हमारे जीन इंसर्ट के लिए, ये जो हमारे पर्पज़ के लिए जो यूज़फुल नहीं है, लैम्डा जीनोम का जो भी जीन्स पाए जा रहे हैं जो हमारे पर्पज़ के लिए यूज़फुल नहीं है, उनको हम डिलीट करा सकते हैं। तो एक रीजन पाया जाता है जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल रीजन, यानी कि लैम्डा के जीनोम में एक रीजन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल रीजन। वो अच्छा खासा बड़ा रीजन है, उसका कोई पर्पज़ नहीं है, हमारे काम के लिए कोई पर्पज़ नहीं है। ऑफ कोर्स लैम्डा वेक्टर के लिए ज़रूर फंक्शन होगा, बट हमारे काम का वो नहीं है। तो हम उस सेंट्रल रीजन को कट करेंगे, उसको हटाएंगे। अब जो स्पेस खाली हुआ उसका इस्तेमाल करके अपने डीएनए इंसर्ट का साइज इंक्रीज करवा लेंगे, यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो डिलीट द सेंट्रल रीजन ऑफ द लैम्डा जीनोम, डिलीट कर दीजिए सेंट्रल रीजन को, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल रीजन लगभग कितने बेस पेयर का होगा, 20 to 35 किलो बेस रीजन होगा, और ये नॉन एसेंशियल है। बेसिकली ये लाइसोजेनिक साइकिल को करवाता है। क्या कहने का मतलब है, लाइसोजेनिक साइकिल करवाने के लिए ये सेंट्रल रीजन है जिसका साइज लगभग 20 से लेकर के 35 kb तक है। इसको हम डिलीट कर सकते हैं और इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। इसके अंदर क्या कहना है, इसके बदले में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं जिसका साइज पहले से काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई कि किस तरीके से आप पहली प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कर सकते हैं। नो इफेक्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ अ फेज टू इन्फेक्ट ई कोलाई सेल। अब इसका क्या मतलब है, अब आप सोच सकते हो कि सर आपने जो इतना बड़ा पोर्शन डिलीट किया, क्या उससे किसी तरीके से बैक्टीरिया की वायरस की जो एफिनिटी है, वायरस का जो इम्पैक्ट है बैक्टीरिया के सेल के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने का, क्या वो भी किसी तरीके से हैम्पर होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वही जीन्स को डिलीट किया जाए या वही रीजन को डिलीट किया जाए जिससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी कि जिससे कि वायरस आराम से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, क्योंकि वो तो हम काम करना ही चाहते हैं ना, वही तो हमारा पर्पज़ है। तो यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखी जाती है। नो इफेक्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ फेज टू इन्फेक्ट ई कोलाई सेल। रिजल्ट क्या हो गया, हम लार्जर डीएनए इंसर्ट को डाल सकते हैं, और दूसरा रिकॉम्बिनेंट फेज ऑलवेज जो है वो लाइटिक ही रहेगा, यानी कि जब भी जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट फेज होगा, रिकॉम्बिनेंट फेज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं यहाँ बनाऊँ तो ये मान लीजिए कि ये फेज वेक्टर है, ये फेज का जीनोम है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, तो ये क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट जीनोम बन गया। अब इसके अंदर लाइसोजेनी वाले जो जीन्स थे वो हम हटा ही चुके हैं, क्योंकि उसी के बदले में मैंने बड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है। तो लाइसोजेनी आप हटा चुके हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइटिक साइकिल वाला जीन्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से लाइटिक साइकिल होगी और बैक्टीरिया की किलिंग हो जाएगी और वायरस वहाँ से निकल करके बाहर हो जाएगा। कुछ इस तरीके की बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने वही चीज़ दिखाई हुई है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया है। चलिए देखें, देख सकते हैं, देखिए ये आपका एक वायरस है, लैम्डा फेज वायरस है, और यहाँ पे सेंट्रल जीन को दिखाया गया है।
सेंट्रल जीन को शो किया गया है। आप देख सकते हैं ये लगभग जो पर्पल वाला रीजन है ये सेंट्रल जीन का रीजन है, लाइसोजेनिक के जीन्स को ये कंप्राइज करता होगा। यहाँ पे देखिए ये लैम्डा डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्लस्टर जीन मौजूद है। अब अगर आप यहाँ पे ज़्यादा लंबा इंसर्ट साइज यूज़ करना चाहते हैं तो सेंट्रल जीन को हटा दीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन कर दीजिए, सेंट्रल जीन रिमूव हो जाएगा और उसके बाद अपना जीन ऑफ इंसर्ट यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद पैकेजिंग हो जाएगी और आपका जीन ऑफ इंसर्ट यहाँ पे वायरस के अंदर आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये बात यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, पहली प्रॉब्लम मैंने आपको समझाई, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लैम्डा जीनोम का जो साइज होता है, लैम्डा जीनोम का जो खुद का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा है। मैंने आपको बताया था लगभग 48.5 किलो बेस पेयर के अराउंड होता है जो साइज है लैम्डा जीनोम का। अब एक और प्रॉब्लम है, इतने बड़े साइज में जो लैम्डा जीनोम का इतना बड़ा साइज है, इट कंटेन्स मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट फॉर एवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए यहाँ पे एक से अधिक साइट्स होंगी। जैसे कि मान लीजिए इकोआर के लिए, इश्कर्शिया कोलाई के लिए एक साइट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से अधिक साइट अलग अलग जगह पे होगी। सेम वे में मान लीजिए हेई3 के लिए, सेम वे में मान लीजिए साउ के लिए, इस तरीके से अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए एक से अधिक साइट्स इसके पास होंगी। तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने वेक्टर को कट करने के लिए इको-R1 दिया, अब इको-R1 मल्टीपल जगह पे काट देगा तो वेक्टर ही मेरा क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इसीलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब क्या किया जाता है, इसका रिजोल्यूशन क्या है? फॉर्मिंग म्यूटेंट लैम्डा जीनोम लैकिंग गिवन रेस्ट्रिक्शन साइट। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन और थोड़ा मॉडिफिकेशन और रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन करके ऐसे वेक्टर्स बनाते हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन साइट जो हो वो म्यूटेटेड हो, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो मौजूद ना हो या मौजूद हो तो चेंज्ड हो, जिसकी वजह से वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट ना कर पाए। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट नहीं कर पाएगा तो हमारा जो वेक्टर होगा वो फ्रैगमेंटाइज भी नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। द लैम्डा वेक्टर फॉर्म थ्रू म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन हैव 2 फीचर्स। जो भी आप वेक्टर्स बनाते हैं म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन करके, उसके पास 2 फैक्टर्स हैं। पहला, कैन बी प्रोपोगेटेड इनसाइड द ई कोलाई एज फेज। कहने का मतलब ये है, आपने इस तरीके से म्यूटेशन करवाया या रिकॉम्बिनेशन करवाया कि जो वेक्टर था आपका वो ई कोलाई सेल्स के अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकता है, तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। ये भी कर सकता है, कैन बी प्रोपोगेटेड इनसाइड द ई कोलाई सेल्स एज फेज एंड कनकैटामेरिक फॉर्मेशन भी वो करवा सकता है। कनकैटामर्स क्या होते हैं उसके बारे में अभी देख लेते हैं। चलिए, कनकैटामेरिक फॉर्मेशन देखिए। अब ये आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे इसको समझाते हुए चलते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए क्या होता है। ये आपका मान लीजिए कि ये जो है ये आपका एक जो लैम्डा फेज है उसका जीनोम है। अब यहाँ पे 2 इकोआर साइट्स हैं। अब ये नॉन एसेंशियल रीजन या हम कह सकते हैं जो लाइसोजेनिक रीजन था वो है। यहाँ से आपने इको-R1 से कट मारा तो ये दोनों के दोनों रीजन्स हटके अलग हो जाएंगे। ये यहाँ पे जो रीजन था वो निकल करके बाहर चला जाएगा। अब आप क्या करते हैं, या जो हम कह सकते हैं कि नॉन एसेंशियल जो सेगमेंट था उसको आप रिमूव करवा दिए। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा डीएनए इंसर्ट था उसको यहाँ पर लेकर के आए। अब आप देख रहे हो कि नॉन एसेंशियल सेगमेंट को रिमूव करवाया, ये लेफ्ट आर्म था, ये राइट आर्म था, और लेफ्ट आर्म और राइट आर्म के ठीक बीच में अपना डीएनए इंसर्ट आपने डाला और ये इसको यहाँ पे ये ऐड हो गया, यानी कि आपका डीएनए इंसर्ट यहाँ पर ऐड हो गया। इतना ही नहीं, कनकैटामर का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कनकैटामर का मतलब ये होता है कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो दूसरा वेक्टर भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली जुड़ जाएगा कॉस साइट की मदद से। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये कॉस साइट है, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर है। इसके बाद ये कॉस साइट की मदद से दूसरा वेक्टर जुड़ गया, इसको बोलते हैं कॉनकैटामर्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकैटामर। तो जो आपका वायरस का जो प्रोपोगेशन हो रहा है जो म्यूटेटेड वाले का, वो इसी तरीके के हो रहा है कॉनकैटामर के फॉर्म में। तो ये देखा जाता है, या ये कॉनकैटामर के फॉर्मेशन को देखा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है लैम्डा फेज का। यही देखा आपने में कॉनकैटामर का फॉर्मेशन। मैंने लिखा भी है, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन की वजह से 2 फीचर्स इसके अंदर आए, एक तो प्रोपोगेशन का और एक कॉनकैटामर के फॉर्मेशन का। इस तरीके की कुछ बात है।
नेक्स्ट देखिए, लैम्डा वेक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। लैम्डा वेक्टर को आप कुल मिलाकर के 2 ग्रुप्स में आसानी के लिए क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इंसर्शनल वेक्टर। क्या मतलब है इंसर्शनल वेक्टर का? इंसर्शनल वेक्टर में नॉन एसेंशियल रीजन्स को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद दोनों जो बचे हुए आर्म्स हैं उनको वापस लाइगेट कर देते हैं। समझ में आया? तो नॉन एसेंशियल रीजन्स को डिलीट करके 2 आर्म्स को लाइगेट कर देते हैं और डीएनए इंसर्ट इज इंटीग्रेटेड इन, आप डीएनए इंसर्ट को इन दोनों आर्म्स के बीच में अपने डाल देते हैं नॉन एसेंशियल रीजन को हटाने के बाद। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लैम्डा GT10 लैम्डा फेज वेक्टर को कंसिडर करें तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे C1 जीन ऑफ लैम्डा के बीच में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे मैं उन जीन्स के बारे में बता रहा हूँ कि जिनके बीच में डीएनए इंसर्ट को इंटीग्रेट किया जाता है, यानी कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटीग्रेट किया जाता है। तो अगर हम लैम्डा GT10 वेक्टर के बारे में बात करें तो उसके अंदर C1 जीन ऑफ लैम्डा के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट किया जाएगा। लैम्डा GT12 के बारे में बात करें या लैम्डा ZAP2 के बारे में बात करें तो वहाँ पे लैक्सी जीन कंटेन्ड इन वेक्टर के बीच में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ नॉन एसेंशियल रीजन को यहाँ पे हटाया जाता है, बहुत ज़्यादा काटा पीटा नहीं जाता। ये कहानी है इंसर्शनल वेक्टर की। फिर से समझिए, इंसर्शनल वेक्टर में नॉन एसेंशियल रीजन को हटा दिया जाता है, उसके बाद जो 2 आर्म्स हैं उनको लाइगेट करा जाता है, बीच में दोनों आर्म्स को लाइगेट कर दिया गया। अब दोनों आर्म्स को लाइगेट करने के बाद अलग अलग जीन्स के अंदर, जैसे कि यह लैम्डा GT10 के अंदर C1 जीन था, उसको कट करके उसके बीच में आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, और लैम्डा GT11 और लैम्डा ZAP2 के अंदर लैक्सी जीन जो पाया जाता है उसके अंदर कट करके उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। ये कहानी है इंसर्शनल वेक्टर की। यहाँ पे आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर रहे हैं किसी और जीन के बीच में। ये कहानी है आपके इंसर्शनल वेक्टर की। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर, मतलब एक चीज को हटाया दूसरे को वहां पे ऐड किया, रिप्लेस कर दिया, कहने का मतलब ये। तो देखते हैं, डिलीशन ऑफ ऑल और मेजर पार्ट ऑफ नॉन एसेंशियल रीजन ऑफ द लैम्डा जीनोम। लैम्डा जीनोम मतलब नॉन एसेंशियल पार्ट का कंप्लीट डिलीशन या मेजर पार्ट उसका डिलीट कर देते हैं। जो डिलीशन यहाँ पे होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू यहाँ पे, ठीक। डिलीटेड रीजन जो है उसको स्टफर फ्रैगमेंट बोला जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट रखे जाते हैं, बाकी सब हटा दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, उन्हीं की मदद से आप कट करते हैं और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देते हैं। कैन बी यूज टू क्लोन मच लार्जर डीएनए इंसर्ट्स, जो मैंने आपको बताया था कि इसके कंपैरिजन में ज़्यादा डीएनए इंसर्ट्स को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। एग्जाम्पल है लैम्डा EMBL4, लैम्डा EMBL4 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यस, लैम्डा EMBL4 इसका एग्जाम्पल है और उसका साइज 20 KB का होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, जो स्टफर फ्रैगमेंट है उसको रिमूव करते हैं और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं। सिर्फ 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यहाँ पे छोड़ा जाता है और उसकी मदद से आप अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट करवा पाते हैं। ये है रिप्लेसमेंट वेक्टर, एक हटाया दूसरे से रिप्लेस कर दिया। ये इंसर्शनल है। इंसर्शनल मतलब एक जीन को कट किया, उसके बीच में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया। ये इंसर्शनल है और ये रिप्लेसमेंट वेक्टर है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, जो लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2025 में, आपको अगर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग टफ लगता है, आपको लगता है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपके लिए स्कोर करना मुश्किल है, तो आपके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं जो स्पेसिफिकली बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को ही डिवोटेड होगा, और उसमें यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 दोनों चीज़ों की पढ़ाई कराई जाएगी और स्पेसिफिकली फोकस किया जाएगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। मैंने ऑलरेडी उस जो भी वो बैच शुरू होने वाला है उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया था कल, उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमसे इस नंबर पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8299134523।
8। तो ये नंबर है 8299134528। इस पे आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट करिए, हम आपको सारी जानकारी और दे देंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।